हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। ओके, आपको जो हमने लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये जो पहला हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था, इसके जितने भी टॉपिक्स आपको हमने पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, हमने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। इसके अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट किया है और वो भी NCERT एक्सरसाइज और NCERT एग्जाम्पल्स। ओके, तो याद होगा आप लोगों को कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे और हर टॉपिक के ऊपर वेल डिफाइंड न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे। ओके, देखिए आज के इस लेक्चर में हमें जो टॉपिक आज कराना है वो हमने लास्ट लेक्चर में ही शुरू कर दिया था। टॉपिक का नाम था फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जो हमारा कंडक्टेंस वाला पोर्शन है, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, इन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि हमने आपको इस चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। वो नोट्स आप लोगों ने बच्चों देखे भी होंगे और उन नोट्स के अंदर एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी है आप लोग के पास में। अगर उस थ्योरेटिकल पोर्शन को आप लोग देखें, क्योंकि ये जो पोर्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये पोर्शन भी थ्योरेटिकल है। ठीक है, लगभग ये लेक्चर पूरा इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब भी ये लेक्चर देखें तो इस लेक्चर के साथ वो जो नोट्स हैं उन नोट्स को आप लोग ज़रूर अपने सामने रखें। ओके स्टूडेंट, तो उन नोट्स की भी आप लोग हेल्प लेंगे तो आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। और हेडिंग जो हमने डलवाई थी लास्ट लेक्चर में आपके सामने थी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब करंट फ्लो करने की जो कैपेसिटी है उसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट भी आपको वहाँ पर लिखवाया था। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमें यहाँ पर बात करनी है 1 by 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में आपकी शीट में इसी सीक्वेंस में वहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। तो पहला फैक्टर क्या था? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी शीट में देखें तो क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है इफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सोल्यूट इज मोर देन कंडक्टेंस विल बी लेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई सोल्यूट है AB और AB जब इसका सॉल्यूशन बनाया गया तो ये ब्रेकडाउन हुआ A प्लस B माइनस, मतलब क्या बने यहाँ पर? ये बन गए आयंस बने। लेकिन अगर इन आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इनके बीच में अट्रैक्शन मोर है, तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आयंस की जो मूवमेंट है, मोशन है, वो कम हो जाएगा। और आयंस का मोशन अगर कम हो जाएगा, आयन का मूवमेंट अगर कम हो जाएगा, तो उसका मतलब
करंट फ्लो डिफ़िकल्टी से होगा, और करंट फ्लो डिफ़िकल्टी से होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो पहला फैक्टर क्या नाम है? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगी। ओके, मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। सेकंड जो फैक्टर है वो है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारा फैक्टर नंबर 2 है वो क्या है? वो है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ, लिखा है कि इफ सॉल्वेंट हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन आयनाइजेशन एंड कंडक्टेंस विल बी हायर। देखो बच्चों, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पोलर। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर होते हैं, तो ये किसी पोलर सॉल्वेंट में ही घुलते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O, इसमें ही घुलते हैं। समझ के बात को? तो ऐसा कहते हैं कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है, पोलर सॉल्वेंट हैज़ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसी भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है तो उसकी डिसॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। समझ गए बात को? तो अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा सॉल्वेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व होगा। अच्छे से डिसॉल्व होगा तो वो इजीली डिसोशिएट होगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयंस प्रोड्यूस करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। समझ गए बात को? तो उसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो आयंस का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, अगर आप लोग नोट्स को ध्यान से पढ़ें तो। ठीक, आप लोग नोट्स का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और अपने सामने रखकर वीडियो को देख देख कर चीज़ों को समझ सकते हैं एक सीक्वेंस वाइज। ठीक, थर्ड नंबर पर जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो आपकी शीट में पॉइंट है, वो है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब बच्चों ये होता है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं। एक तो बिल्कुल प्योर वाटर जिसके अंदर कोई भी सोल्यूट घुला हुआ नहीं है। ठीक, एक तो वाटर ले लीजिए, और एक बाल्टी में, एक बकेट में आप लोग भर लीजिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी की होती है। तो अगर मैं कहूँ आपको कि आपका जो हाथ है, एक पानी के अंदर आप लोग ऐसे हाथ को चला रहे हो, मूव कर रहे हो, और एक ग्लिसरीन की बाल्टी भरी हुई है उसके अंदर हाथ को चला रहे हो, तो आपका जो हैंड है उसकी जो मूवमेंट है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी? कहाँ? पानी के अंदर, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है और ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी को हम लोग आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं एक तरह से उस लिक्विड का गाढ़ापन, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो आयनिक मोशन कम हो जाएगा। आयनिक मोशन कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? ऑन इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ मीडियम कंडक्टेंस विल बी डिक्रीज। बात समझ रहे होंगे आप लोग? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है?
विस्कोसिटी के, ठीक है, आई थिंक आप यहाँ पर सी आएगा, तो विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये भी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीद है आप लोग हर बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है कंडक्टेंस को। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है बच्चों, टेम्परेचर। क्या लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा है एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे यहाँ पर ये होगा द कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज। देखो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में टूट जाता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, जो आयनिक पार्टिकल्स हैं, वो उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज। तो सीधी सीधी बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपको ये वाले पॉइंट नोट नहीं करने, आपको वही पॉइंट जो आपकी शीट में प्रेजेंट है उन्हें नोट करना है, आपको उन्हें कॉपी करना है और समझ के नोट करना है। ऐसे नोट नहीं करना बच्चों, समझ के नोट करना है, ठीक। उसके बाद में ये बात समझ गए आप लोग, टेम्परेचर वाला पॉइंट। उसके बाद में हाइड्रेटेड साइज, मतलब पार्टिकल का साइज। ई पॉइंट है हाइड्रेटेड साइज, पार्टिकल के साइज की बात हो रही है, आयन के साइज की बात हो रही है। क्या लिखा है, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस कंडक्टेंस डिक्रीज। मतलब कोई पार्टिकल जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज के, ठीक। मतलब जिस आयन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा होगा और कंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो है आपके सामने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। पहला इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, दूसरा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, फोर्थ टेम्परेचर और फिफ्थ हाइड्रेटेड साइज। उम्मीद है यहाँ तक का पोर्शन आप लोग समझे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको आज नोट्स इसलिए सेंड किए हैं कि आप लोग उन नोट्स को अच्छी तरह देख लें और उनका प्रिंट जरूर निकलवा लें। आप लोग अपने जो नोट्स हैं, जो मेन आप लोग नोट्स लिख रहे हो, उनके साथ में उन्हें ऐड कर लें, आपको बहुत काम आने वाले हैं नोट्स। वो आगे के उसके अंदर टॉपिक्स, क्वेश्चंस, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं उन नोट्स के अंदर, और ख़ासकर उन नोट्स का थ्योरेटिकल पार्ट, जो जैसे कि हमने आज आपके सामने थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको ये तो नहीं नोट करना, ये तो समझने के लिए देखनी है, बाकी नोट्स तो आपको वहीं से बना लेने हैं स्टूडेंट, ओके। तो इन्हें नोट करिए। एक छोटा सा सेगमेंट और है फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस का, उसे भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक बार इस पूरे पोर्शन को एक बार समझ लीजिएगा। अगर नोट करने की इच्छा है, नीड है, तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अप। देखिए स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये तो था वो फैक्टर्स जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब कंडक्टेंस को या तो इंक्रीज करते हैं या कंडक्टेंस को डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंगली। अब एक केस यहाँ पर बनता है और ये भी पॉइंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है। एक वर्ड है डाइल्यूशन।
पहले तो सभी स्टूडेंट ये समझें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। देखिए, डाइल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ solvent, addition of solvent in solution, solution के अंदर solvent का addition। dilution means addition of solvent in solution, या फिर ये कह दीजिए increasing of वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, बल्कि ये कहिए सॉल्यूशन, या तो कह दीजिए कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करना, या फिर ये कह दीजिए कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज करना। डाइल्यूशन के केस में होता क्या एक्चुअली, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग कंसंट्रेशन को कोरिलेट करें वॉल्यूम के साथ में, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगर वॉल्यूम इंक्रीज्ड होगा, सी इज डिक्रीज्ड, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये बात सीधी सीधी है। तो ये तो मैंने आपको समझाया डाइल्यूशन, ठीक। अब अगर इस डाइल्यूशन वाले केस को आप लोग अपने नोट्स में पढ़ें, जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो देखिए क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है। डाइल्यूशन जहाँ पे हेडिंग डली है A B C D E और F, जो F वाला पॉइंट है, या फिर डाइल्यूशन देखिए अब सीधा आप सब क्या लिखा है डाइल्यूशन में। पहला पॉइंट लिखा है डाइल्यूशन में, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ये इन्होंने कहा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। फिर इसी पॉइंट के आगे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को जरा फोकस करके लिखिए और इंपॉर्टेंट नोट करिए, क्या लिखा हुआ है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीज। अगर डाइल्यूशन किया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में, तो डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, वो वीक पड़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी और आयंस फ्री हो जाएंगे, तो उनके अंदर जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और आगे लिखा है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेज, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीज। वीक वाले केस में अलग होता है। वीक वाले केस में क्या होता है, जब डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा का मतलब कितने % डिसोसिएट हुआ, ठीक है। ये बात आपको लास्ट चैप्टर में बताई थी सॉल्यूशन वाले केस में। वीक वाले केस में ये कहा जाता है कि डाइल्यूशन करने पर जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, उससे क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये तो था पहला पॉइंट, डाइल्यूशन का पहला पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों ने वहाँ पर भी पढ़ लिया होगा और यहाँ पर भी सुन लिया होगा, ठीक। आगे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, क्या लिखा है, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो अब बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन डिक्रीज।
जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कापा, डाइल्यूशन करने पर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। कारण क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक यूनिट अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो पर यूनिट या पर एमएल वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता है केवल डाइल्यूशन करने पर, बाकी सारे कंडक्टेंस इंक्रीज होते हैं। ठीक, ये समझ लेना ध्यान को। और थर्ड पॉइंट है ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज बिकॉज विद डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी डिक्रीज। समझ गए बात को? ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए। दोनों बातें आपके साथ में है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का आप लोगों को। इन्होंने कहा जो 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे इन्होंने, उसमें पॉइंट नंबर 2 ये कहा कि जो कापा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों डाइल्यूशन के। मतलब अगर डाइल्यूशन करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें ये कहा कि लैम्डा EQ या फिर लैम्डा M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? डाइल्यूशन के। डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक, आप लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट एक बार पढ़ के देखना, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेक्चर देखना और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करना। लास्ट में एक छोटा सा ग्राफ है रिगार्डिंग द डाइल्यूशन, ये दे रखा है आपके नोट्स में। ये ग्राफ 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2 मार्क्स में 2 नंबर में ग्राफ ही आया हुआ है। ग्राफ दिया हुआ था और इसके बारे में कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी वीडियो स्टॉप करके पहले इस पोर्शन को समझ लीजिएगा, क्योंकि नोट तो आपको वहीं से करना है, डाइल्यूशन वाला केस। हाँ, अगर ये नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए। डिक्टू NCERT का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, तो आप लोग अच्छे से इसे समझकर नोट्स तैयार करिएगा अपने। ओके स्टूडेंट, चलिए अब मैं आपके सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। तो ये मान के चलिए आप लोग, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डाइल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा M, बल्कि इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा M और लैम्डा EQ के। डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण ये है बच्चों, चाहे तो हम लोग बात कर लें मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और ठीक ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन N। ठीक, और आपको सबको पता है कि मोलरिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वॉल्यूम के, और ठीक ऐसे ही नॉर्मेलिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है वॉल्यूम के। ओके, वॉल्यूम का मतलब होता है डाइल्यूशन। वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब क्या करना? डाइल्यूशन करना। कहने का मतलब ये है बच्चों,
अगर वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी घटेगी, ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा नॉर्मेलिटी घटेगी। मोलैरिटी घटेगी ये बढ़ेगा। मतलब इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं और कह सकते हैं कि या तो मोलर या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? कंसंट्रेशन के। साफ साफ लग रहा है पता? कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक, तो अगर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो अगर एक ग्राफ यहां पर प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ आपको मिलेगा? तो एक साइंटिस्ट का नाम यहां पर मैं लेना चाहूंगा। साइंटिस्ट का नाम है डिबाई हकल। डिबाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो लिख लीजिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू डिबाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहा है इन्होंने कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस बी अंडर रूट सी। पहली बात तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। लैम्डा एम का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। आप यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ले सकते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने मोलर ले ली। लैम्डा इनफाइनाइट एम का मतलब उस स्टेज की कंडक्टिविटी जिस स्टेज पर सारे के सारे आयंस 100% एक दूसरे से अलग हो जाएं, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं, बिल्कुल फ्री हो जाएं, उस केस में कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है, और बी एक कांस्टेंट है और सी यहाँ पर कंसंट्रेशन। हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऑफ लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी। ग्राफ की लाइन पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। यहाँ लैम्डा एम और यहाँ पर अंडर रूट सी। तो क्योंकि इनवर्स का रिलेशन, तो एक तो आपको लाइन मिलेगी ये वाली, ये, और एक मिलेगी आपको ये वाली। ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl, और ये वाली है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका CH3COOH। तो यही ग्राफ दिया था, पूछा था यहाँ पर कि बताइए, यहाँ पर A दिया था, यहाँ पर B दिया था इस लाइन पर। ये जो लाइन यहाँ पर गिवन है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे आपको, ठीक है, कि इनमें से ये किस लिए शो कर रहा है और किस लिए शो कर रहा है ग्राफ को। ठीक है, तो ये ग्राफ है और ये डायल्यूशन वाला केस। अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके ग्राफ और ये सब को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो हमने आपको आज के लेक्चर में समझाया है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, आप लोग जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें कोई हेडिंग डली हुई है इस न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद में, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, पूरा थ्योरेटिकल सेगमेंट हमने आपको समझाया है। समझना लेक्चर देखकर है, लेकिन नोट्स आपको जो लिखने हैं वो उसी PDF से नोट्स करना है जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। अच्छे से उसे पढ़कर समझकर और थोड़ी सी NCERT की बुक की हेल्प लेकर आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी समझ लीजिएगा
उसे बार बार पढ़िएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो मेरे से बात करिएगा, डिस्कस करिएगा, मैं आपको उसे डाउट को दोबारा से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में, नई कॉन्सेप्ट के साथ में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है इसी टॉपिक का, ठीक है। उसके फिर न्यूमेरिकल बनते हैं, हम लोग उसे करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।